नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम प्राइम टाइम विथ नीलू व्यास में, जहां हर रात 9:30 बजे मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं। एक ऐसी बहस जहां पर हम सारे मुद्दों को आपके सामने रखते हैं। अगर मैं सत्ता से सवाल करती हूं तो उतने ही कड़े सवाल विपक्ष से भी करती हूं, तो आप उसके बाद अपनी राय बना सकते हैं। हमारे आज की चर्चा का विषय है कि आज जो भारत बंद रहा है उसके बाद अमित शाह मैदान में कूद चुके हैं और अमित शाह की एक मीटिंग अभी चल रही है सारे किसान नेताओं के साथ। तो ये रहेगी हमारी आज की बड़ी बहस। आज ये काला कानून वापस नहीं लिया गया तो पूरी दिल्ली को जाम करेंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो भारत बंद का एक मिला जुला असर देखने को मिला। कुछ राज्य जैसे कि केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, राजस्थान में बंद का व्यापक असर दिखा, लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और दिल्ली पुलिस के बीच सियासी माहौल और भी गर्म हो गया। लेकिन दोपहर में ही खबर आई कि गृह मंत्री अमित शाह ने शाम 7 बजे किसान नेताओं से मिलने का निर्णय किया है और ये मीटिंग शाम 7:05 पर शुरू हुई थी और बताया जा रहा है कि किसानों को 3 समूहों में बांटा गया है और अलग अलग बातचीत हो रही है अलग अलग समूहों से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी बहस आज के टॉकिंग पॉइंट्स के साथ। आज हमारी चर्चा का मुद्दा क्या रहेगा आपको बताएंगे। तो क्या रहा आज के भारत बंद का असर, ये देखेंगे हम आज की चर्चा में। क्या बंद हो सकता है किसानों की समस्या का समाधान, ये भी सवाल उठाएंगे। भारत बंद में क्या रही है विपक्ष की भूमिका, ये भी एक अहम सवाल है। क्या सिर्फ राजनीतिक रोटी सेक रही हैं ये पार्टियां या खाली नैतिक समर्थन दिया है इन्होंने किसानों को, ये भी पूछेंगे। और क्या दबाव में है केंद्र सरकार, आखिर किसानों को क्यों नहीं मना पा रही है केंद्र सरकार। और क्या कल का दिन होगा निर्णायक, यानी कि कल जो 6ठे दिन की बातचीत का दौर है वो शुरू होगा। लेकिन आज उसके पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक मीटिंग बुलाई है सारे किसान नेताओं को। तो जाहिर सी बात है कि कुछ न कुछ दबाव में इस समय जरूर है सरकार, और इसीलिए कल जो 6ठी दौर की बातचीत है उसके पहले ही आज गृह मंत्री अमित शाह ने एक बातचीत का दौर इस समय शुरू किया है। आइए अब आज के अपने गेस्ट से आपको रूबरू करवाते हैं। खेमचंद शर्मा जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और अनुज आत्रे कांग्रेस नेता, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है। आलोक वर्मा जो कि प्रवक्ता है भारतीय किसान यूनियन के, वो भी शायद हमारे साथ जुड़ेंगे। और वीके बंसल होंगे जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल में। तो इन सारे लोगों के साथ हमारी आज की चर्चा मैं आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन आइए देखते हैं कि क्या कुछ गतिविधियां रहीं आज पूरे दिन में। सियासी ड्रामा देखा गया, भारत बंद देखा गया, 25 से ज्यादा राज्य थे जहां पर बंद का असर देखा गया। तो एक मिली जुली क्या तस्वीर थी, आइए एक नजर डालते हैं और सुनते हैं क्या कुछ नेताओं ने कहा। उसके बाद से बीजेपी बुरी तरह से घबरा गई है। बीजेपी के नेताओं ने तुरंत अरविंद केजरीवाल जी को उसके बाद से हाउस अरेस्ट कर रखा है। कल से जब से सिंघू बॉर्डर से किसानों से मिलके आए हैं उसके बाद से उनको घर के चारों तरफ बैरिकेडिंग करती है, ना उनसे किसी को मिलने दिया जा रहा है, ना उनको कहीं जाने दिया जा रहा है। बीजेपी को ये डर है कि कहीं अरविंद केजरीवाल जी भारत बंद के समर्थन में निकल के किसानों के समर्थन में बात ना कहें, कहीं किसानों के समर्थन में, भारत बंद के समर्थन में बाहर ना निकल आए, सड़क पे ना निकल आए। बीजेपी इसलिए घबराई हुई है। ये ऐसा कई सेक्शंस में क्लेम किया जा रहा है कि दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री की मूवमेंट्स पे रिस्ट्रिक्शन है। इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये क्लेम्स या बातें जो है एकदम बेबुनियाद हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं अपनी यूजुअल ऑफिशियल एंगेजमेंट्स और अदरवाइज उनको मीट कर रहे हैं, वो फ्रीली मूव कर रहे हैं। और सिर्फ वही नहीं, उसके आसपास के जो भी रेजिडेंट्स हैं सभी अपने यूजुअल जो है रूटीन के हिसाब से मूव कर रहे हैं। कहीं पे किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दिल्ली जा रहे थे महामहिम राष्ट्रपति महोदय के पास,
अपनी लिखित समस्या लेकर के, क्योंकि जब मंत्री नहीं सुनते तो राजा के यहाँ गुहार लगाई जाती है। राष्ट्रपति देश का राजा होता है। हम राजा के दरबार में जा रहे थे, लेकिन उस राजा की जो फौज है वो फौज हमारे सामने आ गई और फौज हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। चूँकि वो भी किसान के घर से पैदा हुई है जो फौज भर्ती हुई है। हम नहीं चाहते कि एक ही माँ के बेटों में 2 बार खूनी संघर्ष हो, और जब सामने वाली फौज हाथ जोड़ करके खड़ी है तो हम फौज को नकार नहीं सके। आज हमने यहाँ से ज्ञापन प्रेषित दिया है और कल की वार्ता देख के आगे की हम रणनीति तैयार करेंगे। केंद्र सरकार के हठधर्मिता, अनेक दौर के बैठक केंद्रीय मंत्रियों के साथ होने के बाद भी हजारों लाखों किसान सड़कों पे बैठे हैं। पानी की बौछार और अश्रु गैस लाठीचार्ज करने के बाद भी डटे हुए हैं। इसका पूरा समर्थन कांग्रेस पार्टी ने अखिल भारतीय स्तर पे किया हुआ है। चाहे कांग्रेस पार्टी रही हो, चाहे एनसीपी रही हो, चाहे इवन अकाली दल रही हो, टीएमसी रही हो, समाजवादी पार्टी रही हो, लेफ्ट पार्टीज रही हो, एक लंबी श्रृंखला है। इनकी दिक्कत ये नहीं है, इनकी दिक्कत ये है कि भोले भाले लोगों को, चाहे वो किसान हो या और भी समाज के लोग रहे हों, उनको एक ऐसे गुमराही के रास्ते पर धकेल देते हैं जिसका धकेलने के बाद एग्जिट गेट बंद कर देते हैं, ताला लगा देते हैं, और देखते हैं कि अगर एग्जिट गेट निकलने का रास्ता जो है वो लोग ढूंढ रहे हैं कि अब ये तो हम गलत तरीके से फंस गए, गलत तरीके से हमें गुमराह कर दिया गया, तो अपनी एंट्री कर डालते हैं और एंट्री करके एग्जिट गेट पे डबल लॉक कर देते हैं ताकि जो है वो जो लोग निकलना भी चाह रहे हैं वो ना निकल पाए। इन्होंने कभी क्या, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनसे पूछ करके क्या जो किसानों की आय को दुगनी करने का संकल्प लिया, इनसे पूछ के लिया क्या? किसानों की जो बीमा, फसल बीमा को जो है वो गारंटी दी और उसकी जो है वो इंश्योरेंस की गारंटी दी, वो क्या इनसे पूछ के लिया क्या? हम तो अपील करेंगे कि किसान समझ जाए, देश के बहुसंख्यक किसान ये निश्चित रूप से ये इन कानूनों के पक्ष में है। और दूसरी बात, जो विपक्षी दल आज इनके 3 कानून वापस लेने की मांग करते हैं, ये तो पाखंड है, क्योंकि ये जो विपक्ष दल है इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट पास किया अपने राज्यों में, इन्होंने एपीएमसी कानून में सुधार किया है। मॉडल कानून जो शरद पवार ने प्रस्तुत किया था उसको अनेक राज्यों ने स्वीकार किया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये कानून लाने की बात कही है। तो एक टकराव की स्थिति अभी भी बनी हुई है। किसानों को और जो विपक्षी पार्टीज हैं उनको लगता है कि ये तीनों कृषि कानून काले कानून हैं जो कि किसानों के हित में नहीं होंगे, और सरकार का ये कहना है कि विपक्षी पार्टीज राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं, पाखंड कर रही हैं और सरकार का नाम खराब करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि अगर आज एग्रीकल्चर सेक्टर को प्राइवेटाइज करने की बात कही जा रही है सरकार की तरफ से, तो क्या चेक्स एंड बैलेंसेस होंगे, उसको लेकर बहुत ज़्यादा अभी क्लैरिटी नहीं आ रही है, और जिसकी वजह से इतनी राउंड्स ऑफ बातचीत हो चुकी है लेकिन अभी वो बेनतीजा रही है। अभी 7:05 पर अमित शाह ने, यानी कि गृह मंत्री ने, एक मीटिंग बुलाई है। उसमें 13 किसान नेताओं से वो मीटिंग इस समय चल रही है और अभी भी बताया जा रहा है कि ये मीटिंग चल रही है। और मैं फोन लाइन पर लेती हूं प्रणय शर्मा को, जो हमारे संवाददाता इस समय जुड़ रहे हैं। प्रणय, क्या है ताजा जानकारी? जो अमित शाह की मीटिंग इस समय चल रही है, क्या कोई ताजा अपडेट है, उससे क्या जानकारी निकल कर आ रही है? देखिए, अभी जो बैठक है वो जारी है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह किसान जो संगठन से अलग अलग प्रतिनिधि पहुंचे हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत का जो सिलसिला है वो अभी भी चल रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की इंटरनेशनल गेस्ट हाउस में ये बैठक चल रही है। इस बात की भी पहले शायद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होनी, लेकिन उसके बाद कई किसानों ने इस पर नाराजगी जताई थी और वो बैठक का बहिष्कार करने वाले थे। लेकिन जब इस बात की जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री को मिली तो वो फिर खुद ही यहाँ पर बैठक को शुरू किया। इस बैठक को भी माना जा रहा है कल जो छठी बैठक होगी सरकार और किसानों के बीच में, उससे पहले गृह मंत्री खुद ले रहे हैं, यानी कोशिश सरकार की तरफ से कि जो आंदोलन चल रहा है इसी तरीके से किया जाए, किसानों को मना दिया जाए। अभी तो
तस्वीर साफ हुई है, 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई भी हल नहीं निकल सका। नहीं, लेकिन प्रणय, जो मेरा सवाल आपसे है कि अभी जो अमित शाह की मीटिंग इन किसान नेताओं से चल रही है, क्या आपकी फोन पर या कोई मैसेज एक्सचेंज उन किसान नेताओं से हुआ है? पता चल पाया है कि ये अचानक जो शाम की ये मीटिंग थी, ये आज अमित शाह ने, गृह मंत्री ने क्यों बुलाई है? और क्या ये संकेत है कि भारत बंद के बाद अब पूरी जो कमान है किसान आंदोलन के समाधान की, क्या वो गृह मंत्री अमित शाह के हाथ में है? देखिए, हमारी किसान नेताओं से बात हुई थी, उनका साफ कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार बड़े दबाव में है। भारत बंद को पूरी तरीके से किसानों ने सफल करार दिया है और उनका कहना है कि सरकार हर हाल में उनकी मांगों को मानेगी। और गृह मंत्री का बुलावा ये साफ और इशारा करता है कि उनकी मांगों को भी माना जा रहा है। किसान ये साफ तौर पर कह चुके हैं कि कृषि बिल को वापस लेने के अलावा सरकार के पास कोई भी रास्ता नहीं है, वो किसी भी संशोधन के लिए तैयार नहीं है। ये 5 की जो बैठक हुई थी उसमें भी उन्होंने साफ तौर पर जाहिर कर दिया था, जो यस और नो के प्ले कार्ड वो वहां पर शो कर रहे थे और वो कह रहे थे कि सिर्फ वो ना जानना चाहते हैं सरकार से कि वो इस बिल को वापस लेगी या नहीं। लेकिन अमित शाह जाने जाते हैं अपनी रणनीति के लिए और काफी हद तक ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि अमित शाह ही इस मुद्दे को, ये जो डेडलॉक बना हुआ है और किसानों के बीच, उसे खोल पाने में एक अहम कड़ी साबित हो सकते हैं। तो इंतजार करना होगा कुछ देर और, जब किसान बाहर निकलेंगे, मीटिंग खत्म होगी, उसके बाद जो बयान उनके सामने आते हैं क्या कुछ इस बैठक में रहा है। ओके, शुक्रिया आपका प्रणय उस ताजा जानकारी के लिए। प्रणय अभी आपको बता रहे थे कि वो जो मीटिंग है अमित शाह और किसान नेताओं की, वो मीटिंग अभी चल रही है और किसान नेताओं का यही कहना है कि वो हाँ या ना में जवाब मांगेंगे अमित शाह से। लेकिन आज बड़ा सवाल यह है कि जिसमें हम राजनीति में अमित शाह को चाणक्य कहते हैं, और ये जो 13 दिनों से ये किसान आंदोलन चल रहा है, तो क्या आज अमित शाह इसको सुलझाएंगे? और जो कल छठे दौर की बातचीत है, क्या वो निर्णायक साबित होगी? ये सारे बड़े सवाल इस समय पूरे देश के सामने हैं। हमारे पैनल जो कि मैंने आपको, जिससे आपका परिचय कराया था, अनुज आत्रे कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खेमचंद शर्मा बीजेपी से, और वीके बंसल जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल से, और आलोक वर्मा प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की शुरुआत मैं करूंगी खेमचंद शर्मा जी से कि शर्मा जी, आज की जो मीटिंग थी अमित शाह की, वो अचानक से दोपहर में ये ब्रेकिंग न्यूज चली कि गृह मंत्री अमित शाह सारे किसान नेताओं से मीटिंग करेंगे। तो ये क्या संकेत है? क्या केंद्र सरकार अब वाकई में दबाव में है? भारत बंद देखा गया 11 बजे से 3 बजे तक, क्या ये भारत बंद का असर था कि कोई किसी न किसी दबाव में केंद्र सरकार नजर आ रही है? नहीं, ये भारत सरकार की गंभीरता को दिखाता है और किसानों के प्रति उनके स्नेह को दिखाता है। भारत सरकार ने तो पहले भी कहा कि 9 तारीख को हम एक कंक्रीट प्रपोजल लेके आएंगे और उस पर संवाद होगा, उस पर डिस्कशन होगा, और हमें पूरी उम्मीद है किसानों को वो प्रपोजल पसंद आएगा। और लगातार बातचीत हो रही है, किसान भी कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ रहे थे। आज आपने देखा किस तरीके से जो सो कॉल्ड भारत बंद है वो हर जगह फेल हुआ। दिल्ली पूरी तरीके से खुली हुई थी, ज्यादातर शहर पूरी तरीके से खुले हुए थे। कुछ जगह जहां पे विपक्ष की सरकार है तो सरकारी सिस्टम का मिसयूज करके उन्होंने जरूर थोड़ा बंद कराया, क्योंकि किसानों ने इसका बहिष्कार किया। बहुत बड़े बड़े किसान संगठनों ने अपना जो किनारा कर लिया, क्योंकि उनको सरकार से बात करनी है और उनको पूरी उम्मीद है कि सरकार से बात करके उनकी जो शंकाएं वो दूर होंगी, जो वो चाहते हैं वो होगा। और किसान जानता है कि मोदी जी के अलावा उनका कोई भला नहीं कर सकता। वो पीएम मोदी जी हैं जिन्होंने पीएम किसान के तहत उनको सीधा पैसा दिया। वो पीएम मोदी जी हैं जिन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया और किसान को ना के बराबर ब्याज पे पैसा मिलता है। आज उसको मोदी जी की उन उपलब्धियों से कोई नाकार नहीं रहा है। मोदी जी की उन उपलब्धियों के बारे में कोई भी इस चीज को नाकार नहीं रहा है, जो भी उपलब्धियां रही हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन सारी उपलब्धियों के बावजूद किसानों का एक इतना बड़ा हुजूम है जिसे कि सरकार की कृषि नीतियों पर भरोसा नहीं है, और उसी के चलते आज इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। मैं आपके पास बाद में आऊंगी, मैं अनुज नहीं, मैं आपको बाद में जवाब देने का मौका दूंगी। मुझे बाकी मेहमानों से भी बात करनी है। मैं अनुज आत्रे से पूछूंगी कि अनुज आत्रे, आपकी पार्टी के बारे में बार बार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस जब यूपीए में थी, यानी कि यूपीए सरकार जब सत्ता में थी, तो उसने
कृषि कानून के कई प्रावधानों को सपोर्ट किया था और आज कांग्रेस यू टर्न मार गई है। तो इसका कारण क्या लगता है आपको? आपका बहस का मुद्दा क्या है? जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो आज कांग्रेस के लिए क्या है? क्योंकि मुझे याद है यूपीए की सरकार के समय भी कांग्रेस ने इस बात को साफ तौर पे कह दिया था कि वो प्रो रिफॉर्म्स है, यानी कि रिफॉर्म्स के फेवर में है। आज अचानक से क्यों पार्टी पलटी मार रही है? नीलू जी, दो अलग अलग बातें हैं। आपने बात करी रिफॉर्म्स की, तो निश्चित तौर पे हम लोग रिफॉर्म्स के फेवर में हैं। कल भी थे जब हम सरकार में थे और आज भी हैं। और ये जो बार बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है, कल केंद्रीय अपने जो लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक गलत तथ्य पेश करने का प्रयास किया कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में इसको किसी मंडी के बारे में कहा था। निश्चित तौर पे उसमें संशोधन शब्द लिखा हुआ है कि हम एपीएमसी में संशोधन करेंगे, एपीएमसी कानून में, लेकिन आपकी तरह खत्म नहीं करेंगे। आपने तो हमने किसानों के हित में संशोधन करने का निर्णय लिया था और आपने किसानों को ही खत्म करने का जो है एक ऐसा कानून बना करके लिया है कि जिसमें अपने पूंजीपति मित्रों का आप लाभ करना चाहते हैं। और जो 20 से 25 लाख करोड़ रुपए की जो ये किसानी का जो एक व्यवसाय है वो आप अपने पूंजीपति मित्रों के हाथों में आप सौंपना चाहते हैं, उसके लिए किसान तैयार नहीं है। और किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी सबसे पहले इस बिल का विरोध किया था कि हम नहीं चाहते हैं कि देश में वापस ही वो जमींदारी प्रथा हो। देश का 86% किसान जो है 2 से 3 एकड़ जमीन वाला छोटा किसान है। आप उसका पूंजीपतियों से मुकाबला करवाना चाहते हैं, कहते हैं कि उनके साथ मुकाबला करने कौन चला जाएगा? अनुज, ये पूरी बहस का मुद्दा है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के हाथों में सरकार देना चाहती है। जब सरकार से ये पूछा जाता है कि चेक्स एंड बैलेंसेस क्या है, उसको लेकर अभी क्लैरिटी नहीं है। उसी को लेकर क्लॉज बाय क्लॉज बातचीत भी चल रही है, जैसे कि हमें सोर्सेस के हवाले से बताया जा रहा है। लेकिन मेरा सवाल अब वीके बंसल जी से है कि बंसल साहब ये बताइए कि आज के भारत बंद का क्या असर देखा गया है? क्या वो सफल रहा या असफल रहा? आप इसको कैसे देखेंगे? देखिए, इसको मैं आपका 3 बातों पे ध्यान करना चाहूंगा। पहली बात है, भारत बंद में व्यापारी क्यों है? आप कहते हैं भारत बंद है तो बाजार क्यों बंद है, दुकानें क्यों बंद है? आप भूख हड़ताल कीजिए, आप मंत्रियों का घेराव कीजिए, आप सरकार का घेराव कीजिए, आपकी बंदूकें व्यापारी के कंधे पर क्यों चलती है? तो हम लोग तो पिछले 1-1.5 साल से भारत, क्या वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, किसी भी कॉज के लिए हो, किसी भी कारण से हो। दूसरे, आज ये भारत बंद जो है, ये कृषि बिल में 2 व्यापारियों का जिक्र है, एक मंडी के भीतर का व्यापारी, एक मंडी के बाहर का व्यापारी। हमारे लिए दोनों व्यापारी हैं। अभी तक क्या है कि जो मंडी के भीतर का व्यापारी है वो मंडी के बाहर के व्यापारी को व्यापार नहीं करने देता, फसलें खरीद नहीं सकते हम लोग। अभी इस कृषि कानून में हमें बाहर के व्यापारी को अधिकार मिल गया है, तो हमारे लिए तो दोनों तराजू पर व्यापारी ही बैठा हुआ है। तो हम समर्थन करें या समर्थन ना करें, हमारे लिए दोनों स्थिति समान है। लेकिन आपका स्टैंड क्या है? आपने ठीक कहा कि आप तो व्यापारियों के फेवर में बोलेंगे, व्यापारी चाहे किसान मंडी का हो, वो सब आपके लिए समान है, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन आपका स्टैंड क्या है? आप आज के बंद को सफल देखेंगे या असफल देखेंगे? नहीं, आज का बंद किसानों का बंद होता तो एक अलग विश्लेषण होता। आज का बंद जो था ये राजनीतिक बंद हो गया था, इसमें किसान बहुत पीछे रह गया है। इसमें राजनीतिक दलों ने अपने अपने राज्यों में अपनी अपनी ताकतों का अंदाजा कराया है। हमारे पास शाम तक काफी देर रिपोर्ट आती रही है, जहां गैर भाजपा सरकार, आपने तो राजनीति की बात कर डाली सर। आपने ये नहीं बताया कि सफल रहा या असफल रहा। आपने कहा कि बंद का राजनीतिकरण हो गया। फ्रॉम द व्यापारीज पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्या लग रहा है कि आपके पर्सपेक्टिव से सफल रहा बंद या ना असफल रहा? देखिए जी, मैं बाजार की स्थिति आपको बताता हूँ। 90% बाजार खुले हैं, 10% वो दुकानें बंद रही हैं। कुछ लोग जैसे दिल्ली की मार्केट की बात करें, कोई सोनीपत से दुकान खोलने आता है, कोई पानीपत से आता है, उसका रास्ता ब्लॉक था, वो नहीं खोल पाया। कुछ लोग थोड़ा डरते भी हैं, आना नहीं चाहते यार कुछ दंगा फसाद ना हो जाए, तो वो जितना भी सिर्फ 10% मार्केट बंद रहा है वो एक डर के कारण या किसी स्पेसिफिक कारण से रहा है। तो आप कह रहे हैं कि 90% मार्केट आज खुला हुआ था, 10% दुकानें ही बंद रही। तो आप देखिए, ये बंद का कोई माहौल नहीं है। आप 3-3, 4-4 महीने सभी को तो बंद पड़ा हुआ था, आज फिर बंद की कॉल करने लगे, कल फिर करेंगे। आप व्यापारी है, देश चलाना है, देश आर्थिक संकट में है, व्यापारियों के कंधे पे बहुत बड़ा बोझ है, तो आप उसको कैसे नकार सकते हो अपनी ड्यूटी को? तो बाजार को बढ़ना चाहिए, आर्थिक गतिविधियां चलनी चाहिए, तभी देश का भला होगा। जी जी। अच्छा, आपको रोकूंगी। भारतीय किसान यूनियन के आलोक वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक वर्मा जी,
जो किसानों की बातें हैं, जो किसान कह रहा है कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को प्राइवेटाइज किया जाएगा तो और एमएसपी खत्म हो जाएगी, मंडियों को खत्म किया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत किसान सिर्फ एक मोहरा बन जाएगा कॉरपोरेट लॉबी के हाथ में। क्या सोचना है आपका कि क्या जो पूरी ये बातचीत से क्या कोई हल निकलेगा, या सरकार जो अमेंडमेंट्स लाने की बात कर रही है, आप लोग की जितनी भी डिमांड्स है, सरकार ने ये कहा है एक नहीं बल्कि कई शब्दों में कि वो इन सारे प्रावधानों को बदलने के लिए तैयार है, उस पर विचार करने के लिए तैयार है। तो किसान इस समय क्यों अड़ियल है, किसान क्यों आमादा है कि नहीं वो पीछे नहीं हटेंगे? क्योंकि आज भी जो मीटिंग चल रही है अमित शाह के साथ और इन किसान नेताओं के साथ, उन्होंने किसानों ने यही कहा है कि वो हाँ या ना में जवाब मांगेंगे, यानी कि कृषि कानून आप वापस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि आज 13वां दिन किसानों का है जब इस देश का अन्नदाता दिसंबर की ठिठुरते हुए समय में दिल्ली के बाहर बैठा हुआ है। और वार्ता की जो बात आप बता रहे हो कि तो आज गृह मंत्री जी के साथ वार्ता है, हम तो ये चाहेंगे कि गृह मंत्री जी कहते हैं कि हाँ भाई आपकी सारी मांगे मानी गई। यस या नो में सवाल इस बात का है कि आपने 1 तारीख को बुलाया, 3 तारीख को बुलाया, 5 तारीख को बुलाया और आज फिर बुला रहे हैं। मांगे हमारी वही है भाई, आप हमको क्यों भ्रमित कर रहे हो? बार बार बुला करके हमारी बात को मानो ना। 3 ही बातें तो हैं, वो मान लो आप। वो मानना पड़ेगा आपको, इसलिए मानना पड़ेगा क्योंकि किसान, आप देखिए सरकार का ये मंशा है कि किसी तरह इस बात को लंबा टाल दो, किसान चला जाए, उसके बाद हम अपने मनमानी कर लेंगे। नहीं, लेकिन आप मुझे ये बताइए वर्मा जी कि आपने कहा कि 3 मांगे हैं, अब ऐसा लग रहा है कि किसानों के जो गोल पोस्ट हैं वो चेंज हो रहे हैं। पहले आप कह रहे थे सरकार चर्चा नहीं कर रही, अब सरकार चर्चा करने लगी तो आप और किसान नेता और भी अड़ गए और उन्होंने कहा कि नहीं अब हम तो पीछे नहीं हटेंगे और आपको तीनों कानून वापस लेने पड़ेंगे। तो आप क्या चाहते हैं कि सरकार किसान जो ये कृषि कानून है उन्हें वापस ले या उसमें जो प्रावधान है उसमें फेरबदल करे? आप क्या चाहते हैं? संशोधन नहीं चाहते, हम चाहते हैं कानून वापस हो, एमएसपी गारंटीड हो, इससे नीचे कोई बात नहीं होनी है। ओके, तो आपका जो हाँ और ना का जवाब है कि आप या तो कानून वापस लीजिए और या तो आप नहीं ले रहे हैं, यही है ना 2 सिचुएशन? बस कानून वापस ले, हाँ या ना। एमएसपी को गारंटीड करोगे, हाँ या ना, बस। एमएसपी को गारंटी करेंगे या नहीं करेंगे? चलिए खेमचंद जी जरा बताइए कि रिटन अश्योरेंस या लीगल स्टैट्यूटरी प्रोविजन एमएसपी को देने में सरकार को क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है? बार बार सरकार के मंशा पे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या मारी गई थी कि सरकार को इतनी जल्दी इस तरीके से ऑर्डिनेंस लाए, बिना स्टेक होल्डिंग कंसल्टेशंस के ऑर्डिनेंस आया, उसको कानून में तब्दील कर दिया गया और अब ये पूरा आंदोलन इस समय खड़ा हो गया है। तो कम से कम इस समय रिटन इंश्योरेंस एमएसपी के लिए दे दीजिए, उसमें कौन सी बड़ी बात है? देखिए, डिस्कशन हुआ है और लेंथ पे डिस्कशन हुआ है, संसद में भी चर्चा हुई है। दूसरी बात, अभी तक किसानों का जो मांग था या कंसर्न था, जो उन्हें संदेह था, लेकिन मुझे ये बताइए, माफ करिएगा मैं आपको रोक रही हूँ खेमचंद जी, आप माफ करिएगा मैं आपको रोक रही हूँ। आपने कहा कि चर्चा हुई संसद में, चर्चा हुई संसद में, लेकिन क्या क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन हुआ? हर बिल पर एक क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन होता है। क्या एमएसपी पर चर्चा हुई? क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर चर्चा हुई? क्या इस बात पर बहस हुई कि फार्मर्स को, जो किसान हैं, उनको एसडीएम के तहत नहीं बल्कि उनको कोर्ट में जाने का प्रावधान होगा? अगर चर्चा हुई होती तो आज किसान इन मुद्दों को क्यों उठाता? देखिए, चर्चा हुई, लेकिन दुर्भाग्य से जो विपक्ष था वो कंस्ट्रक्टिव चर्चा ही नहीं करना चाहता था। वो कोई फैक्ट ही नहीं लाया, वो कोई रीजन ही नहीं दिखा पाया कि आप ये अमेंडमेंट लाओ, आप ऐसा करो। वो तो कहता है कि आप लाओ ही मत, आप किसानों को पावर ही मत करो, आप तो किसान को 21वीं शताब्दी के अनुसार उसको आगे ही मत बढ़ने दो, उसको नई इन्वेस्टमेंट मत दो, उनको नई टेक्नोलॉजी मत दो। चलिए मैं अनुज यात्री से पूछ लेती हूँ। अनुज जी, एक में रुकिए, मैंने काफी वेट किया है और अरविंद केजरीवाल दिल्ली में झूठ बोल रहे हैं। पूरा दिन उन्होंने अपने घर में आराम किया है, कह रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने निकलने नहीं दिया। अरे भैया, बीजेपी के एमसीडी काउंसलर कल सुबह से धरना दे रहे हैं और वो 13,000 करोड़ जो आप कॉर्पोरेशन का नहीं दे रहे, वो उसके लिए वहां पे बैठे हुए हैं। चलिए अरविंद केजरीवाल के ड्रामा के बारे में बाद में बात करेंगे। नहीं, जो आपने बात कही खेमचंद जी, आपने कहा कि विपक्ष ने, खेमचंद जी 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए। आपने कहा कि संसद में जब चर्चा चल रही थी तो विपक्ष ने
अमेंडमेंट्स पर चर्चा नहीं होने दी। अनुज आत्रे, मैं आपसे पूछूंगी, एक मिनट अनुज आत्रे, आपसे मैं पूछूंगी कि इस चर्चा में जब अमेंडमेंट्स क्लॉज बाय क्लॉज होने थे तो क्या विपक्ष ने कोई चर्चा नहीं होने दी? आपने क्यों गतिरोध पैदा किया संसद के अंदर? बताइए और खेमचंद जी का जवाब दीजिए। देखिए नीलू जी, आपको मालूम है भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरह से झूठ बोलने में माहिर हैं। 18 सितंबर 2020 को लोकसभा में यह बिल पेश किया गया और लोकसभा में विपक्ष के विरोध के बावजूद, कांग्रेस के विरोध के बावजूद, संख्या बल के आधार पर दादागिरी दिखाते हुए जबरन इन्होंने वहां पर टेबल करके उसको पास करा। उसके बाद जब राज्यसभा में लेकर के आए तो किस तरह से राज्यसभा में पारित किया है? जबरदस्ती मार्शल लगा करके विपक्ष के सांसदों को, कांग्रेस के सांसदों को बाहर निकाला गया, राज्यसभा की लाइव टेलीकास्ट को रोका गया। खेमचंद जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, अनुज को बात पूरी कर लेने दीजिए। खेमचंद जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, अनुज को बात पूरी कर लेने दीजिए। जी अनुज, बताइए। देखिए किस तरह से राज्यसभा टीवी की टेलीकास्ट लाइव बंद कर दी गई जब राज्यसभा में बिल पेश किया गया। कांग्रेस के सांसदों को मार्शल लगा के बाहर निकाल दिया गया, माइक बंद कर दिए गए और आनंद फानंद में बस बिल पारित करके और रातों रात राष्ट्रपति की मोहर लगा करके और उसको जो है कानून का रूप दे दिया गया। सबसे पहले ये पूछना चाहते हैं, देश का किसान ये पूछना चाहता है, कांग्रेस पार्टी ये पूछना चाहती है कि कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, इस दौर में कौन सा सरकार के ऊपर ऐसा प्रेशर था कि इस बिल के लिए चर्चा कराने के लिए रुक नहीं सकते थे और रातों रात उनको बिल पारित करवाना था? ये किसके दबाव में, कौन सी शक्तियों के दबाव में ये बिल को लेकर? खेमचंद जी, ये तो बड़ा वाजिब सवाल है कि इतनी महामारी के दौरान जिस समय आपकी अर्थव्यवस्था 23.97% कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी है, श्रिंक कर चुकी है, एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा ही सेक्टर था जिसने कि ग्रीन शूट्स दिखाए थे, वहां पर बढ़ोतरी हो रही थी, लोग किसान खरीद भी कर रहे थे, तो ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि आपने बिना चर्चा के, और जैसा अनुज बता रहे थे कि मार्शल्स को आपने लगाया और बिल को अपर हाउस में पारित करवा दिया? ऐसी क्या जल्दी थी? थोड़ा सा और कंसल्टेशन हो जाता, थोड़ी और बातचीत या डायलॉग हो जाता तो हो सकता है कि इस तरीके के आंदोलन का सामना आपको ना करना पड़ता। देखिए कांग्रेस के अनुसार तो हमें 370 भी नहीं हटाना चाहिए था, हमें तो राफेल भी नहीं खरीदने चाहिए थे, हमें तो सीए भी नहीं लाना चाहिए था, हमें आज जब इकोनॉमी में प्रॉब्लम है क्योंकि कोविड की वजह से अधिकतर इकोनॉमी एक्टिविटीज में एक स्लम्प आया हुआ है, कमी आई हुई है, तो ये चाहते हैं कि हम किसान को एम्पावर ना करें। जहां पे हमें लगता है कि तेजी से देश को सहायता हो सकती है, तेजी से इकोनॉमी बढ़ सकती है, वहां पे हम एम्पावरमेंट ना करें। ये तो हर एक काम को रुकवाना चाहते हैं सरकार। नहीं खेमचंद जी, ये तो मेरे ख्याल से, और हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जनता के लिए काम करें। नहीं अंदर आपकी बातें ना माने, इसमें कोई फैक्ट रखा होता, खेमचंद जी सजेशन दिया होता, देखिए जरूर मानते। अरे मैम एक मिनट रुकिए, राज्यसभा में इन्होंने क्या किया? इन्होंने देश को शर्मिंदा किया। इन्होंने जो सदन के जो हमारे सभापति हैं उनके सामने कागज फेंके, उनका माइक तक तोड़ा, पूरे देश ने देखा किस तरीके से कांग्रेस ने व्यवहार किया। ये लोग चर्चा नहीं कर रहे थे, सिर्फ हंगामा कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ ये अराजकता फैलाना चाहते हैं। ये जानते हैं हंगामा कौन कर रहा है, अराजकता कौन चला रहा है? आलोक वर्मा जी, आलोक वर्मा जी, एक मिनट आलोक वर्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आलोक वर्मा जी एक मिनट, ठीक है, अभी आलोक वर्मा जी मेरा सवाल आपसे है कि जिस तरीके से आनन फानन में बिल को पारित किया गया, तीनों कृषि कानून अध्यादेश लाए गए, उनको पारित कर दिया गया जैसे तैसे, मैं अब उसमें जा नहीं रही हूं कि क्या स्टाइल था टेबलिंग का और किस तरीके से वो बिल पास हुआ। बिल पास हो गया, कानून बन गया, उसके बाद अब इतना बड़ा जब आंदोलन खड़ा हो रहा है तो आपको लगता है कि जिस तरीके से बातचीत या कंसल्टेशन प्री लेजिस्लेशन के लेवल पर, यानी कि कानून लाने के पहले होनी चाहिए थी, तो वो हुई या नहीं हुई? देखिए मैं आपको बताऊं कि सरकार इसमें बार बार हम लोगों के सामने वो माइक्रोसॉफ्ट पीपीटी, पता नहीं क्या होता है, कंप्यूटर में स्लाइड वाइड बना के दिखाती है, पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन जी, हाँ जो भी है वो दिखाती है कि पहले आपकी दशा ये थी, अब आपकी दशा ये है, इस बिल से हम ऐसा करेंगे ये। तो देखो फिल्मों की बात और ये जो कंप्यूटर की बात है ये किसान नहीं जानता। हम किसान आदमी फिल्म की बात कैसे हो गई? ये तो आपको कंप्यूटर पे समझाया जा रहा है, सरकार अपने रिफॉर्म्स को पॉइंट वाइज समझा रही है कि ये पॉइंट्स हैं, उसको आप समझिए। सुनिए जी, सरकार जो कहती है अगर वो जमीन पे आ जाए तो इस देश का किसान वाकई में उसकी खुशहाली हो जाए।
क्या पीएम आप किसान ये का बताओ 6,000 रुपए उत्तर जमीन पे नहीं प्रदेश मिल में, रहा है? अरे क्या खेमचंद किसानों जी, के एक पास मिनट नहीं जा रहा है? उनको भैया अपनी बात पूरी कर लेने क्या दीजिए। किसान खेमचंद जी, मैं आपके पास नहीं आती मिल रहा हूँ। है? यही हाँ हाँ, पुरानी तो सरकार गड़बड़ आलोक थी, जी जब बोलिए। जमीन पे नहीं आता था भैया। आलोक वर्मा जी, आज आप की अपनी बात को सरकार पूरा जो करिए। रहती है, वो करती खेमचंद है। जी, आलोक वर्मा जी, आप खेमचंद अपनी जी, बात को पूरा हमें- करिए प्लीज। देखो, आपने जो है बोलने के लिए, प्रवक्ता के लिए कोई डिग्री की होगी, बढ़िया कि हम बहुत किसान आदमी हैं, बहुत सीधा बोलते हैं। ऐसा नहीं है आलोक भैया। नहीं आप आलोक जी, उत्तर आलोक जी प्रदेश को में बात हैं। पूरी कर लेने दीजिए प्लीज। खेमचंद जी, हाँ बोलिए आलोक खेमचंद जी। जी, उत्तर प्रदेश में 1868 रुपए आपकी सरकार और केंद्र सरकार ने धान की एमएसपी तय की कि नहीं तय की? और आप ये बता दो, क्या हर एक किसान को 1868 रुपए मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा ना। देखो, कहने से आप टीवी पे बैठ के जरूर कह दोगे कि सबको मिल रहा है। ये मैडम जी, आप भी देखोगे कि किसानों की हालत क्या है। आप देख रहे हो मंडी में क्या है। खेमचंद जी, मेरे पास सरकार का ही डेटा है। ये देखिए मेरे पास, खेमचंद जी मेरे पास सरकार का डेटा है। सुन लीजिए मेरी बात। ये चाहते हैं खेमचंद जी, ट्रेडर्स बने, नई मंडियां बने। देखिए खेमचंद जी, मेरे पास सरकार का एक डेटा है जो कहता है, खेमचंद जी मेरी बात सुनिए। खेमचंद जी मेरी बात सुनिए आप एक बार। आप देखेंगे कि वहाँ पे दलाल बैठे हुए हैं, बिचौलिए बैठे हुए हैं, उनका पूरी तरीके से कह सकते हैं। इसी तरह बैठक में भी करते हो, इसी तरह बैठक में भी करते हो, किसान की नहीं सुनते हो ना। अब देखिए खेमचंद जी, आप तो जूझ पड़े किसान नेता से ही। आप मेरी बात तो सुनिए कि मेरे पास एक सरकारी डेटा है। खेमचंद जी मेरी बात सुनिए, मेरे पास यही बैठक में सुनो, ये जो बैठक का नतीजा नहीं निकल पा रहा है, इसका सीधा उदाहरण ये है। खेमचंद जी, मेरा सवाल आपसे है। एक मिनट आलोक वर्मा जी, मुझे बात करने दीजिए। खेमचंद जी, मेरा सवाल आपसे है कि मेरे पास एक सरकारी आंकड़ा है जो कि ये कहता है कि आप, सरकार ये कहती है कि एमएसपी सबको आप दे रहे हैं। सरकारी डेटा कहता है कि देश में सिर्फ 6% किसान हैं जो कि आज एमएसपी से कवर्ड है। तो आप जो आश्वासन दे रहे हैं, यानी कि एमएसपी सारे किसानों को मुहैया नहीं हो रही है। आप कितनी बड़ी बातें कर रहे हैं। आप बातें बड़ी कर रहे हैं, और जैसा कि आलोक वर्मा जी भी कह रहे हैं कि जमीनी हकीकत कुछ और है। तो ये क्या सच्चाई आप किसानों को बता रहे हैं? आपने बहुत ही उचित सवाल शुरू किया। एमएसपी कब से शुरू हुई? 1965 से। मैं इस आंकड़े की फैक्चुअल पे नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन प्रॉब्लम है कि सभी किसानों को एमएसपी के अनुसार पैसा नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि लिमिटेड आप देखेंगे मंडियां हैं, और मंडियों में लिमिटेड ट्रेडर्स हैं। उनका पूरी तरीके से गैंग है, पूरी तरीके से एक सिस्टम है। उसके पास पहुंचने के लिए भी एक मिडिल मैन है, और मिडिल मैन के थ्रू ही किसान उन तक पहुंच सकता है। तो मोदी सरकार ने उनको रिफॉर्म करने के लिए, और सिर्फ मोदी सरकार ने अपने आप नहीं सोचा, पहले से यूपीए में उस समय शरद पवार जी थे, उन्होंने रिकमेंड किया कि हमें रिफॉर्म लाने, हमें यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करनी है। नहीं, शरद पवार जी ने जरूर रिफॉर्म्स की बात की, लेकिन एमएसपी, अरे सुनिए, आप पहले सुनिए। तो एमएसपी मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है, प्रॉब्लम की वजह से नहीं मिल पा रहा है। तो हम रिफॉर्म लाए कि हम नए लोग अपना लाइसेंस ले सकते हैं, और लाइसेंस लेके वो प्राइवेट मंडियां खोल सकते हैं, और प्राइवेट मंडियों में किसान अपनी फसल बेच सकता है। किसान प्राइवेट वेंडर्स के साथ, प्राइवेट जो लाइसेंस होल्डर जो आपके ट्रेडर्स हैं, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। और कॉन्ट्रैक्ट भी रहेगा कि एमएसपी से नीचे नहीं लेना, नीचे नहीं बिकना। दूसरी बात, एमएसपी कभी भी नहीं, लेकिन पूरी बात तो टैक्स पे जाकर अटक गई है। एडमिनिस्ट्रेटिव रहा। अरे जो आउटसाइड ट्रेडर आएगा खेमचंद जी, आउटसाइड ट्रेडर, खेमचंद जी आप देखिए, आप मेरी बात सुनिए। जब आउटसाइड ट्रेडर आएगा, किसानों से बात करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और उसको टैक्स नहीं पे करना है, तो क्या होगा? धीरे धीरे मंडी सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, एमएसपी भी कोलैप्स कर जाएगी। मेरा सवाल नहीं, मेरा सवाल इस समय, आपने अपनी बात कह ली, आपने अपनी बात कह ली, मुझे वीके बंसल से बात करने दीजिए। और उसे कोई माइकल हटा नहीं सकता। अरे हटा नहीं सकता, ये तो मैं भी मान रही हूँ आप जो कह रहे हैं, लेकिन किसान क्यों नहीं कन्विंस्ड है? मेरा सवाल इस समय वीके बंसल जी से। वीके बंसल जी, वीके बंसल जी, जब हम किसानों की मंडियों की बात करते हैं, जब और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर, फेल्ड पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर ड्रामा कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। जो सही किसान है वो बात कर रहा है, उसे उम्मीद है। मेरा सवाल इस समय वीके बंसल जी से है। वीके बंसल जी, जब हम खेती और किसानी की बात करते हैं, और जब वहां पे ट्रेड एरिया की बात हो रही है, तो वहां पे आड़तियाज हैं, मिडिलमैन हैं, यानी कि जो बिचौलिए हैं, उनकी बात कही जा रही है। और सरकार इस बात को कह रही है कि इन रिफॉर्म्स ये जब लेकर आएगी सरकार, तो इन बिचौलियों को खत्म कर दिया जाएगा, किसानों को ज्यादा बेटर मार्केट मिलेगा। तो आपको इस पर क्या कहना है कि जो ट्रेड एरिया है, जो मार्केट है,
क्या फ्री मार्केट होने से आपको लगता है कि जो किसानों का जो ट्रेड एरिया है उस पर फर्क पड़ेगा? किसानों की क्या जिंदगी वाकई में बेहतर होगी? आपकी आड़तियों से, मिडिलमैन से, सबसे ही तो बात होती है। देखिए, सवाल ये है कि उस मिडिलमैन को, उस बिचौलिए को कौन रिप्लेस कर रहा है? अगर कॉर्पोरेट रिप्लेस करेगा तो ना किसानों का भला होगा, ना देश का भला होगा। और इसमें सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग जो हमारे हिंदुस्तान का है, नौकरी पेशे वाला, वो पिसने वाला है। सरकार को कहीं ना कहीं इन बिलों में, अपने कानून में कॉर्पोरेट को रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए था, बल्कि सरकार ने उल्टा किया। इसमें कॉर्पोरेट को बढ़ावा देने के लिए कॉर्पोरेट को जो हमारी अनाज की लिमिट है गोडाउन में रखने की, वो भी लिमिटें खत्म कर दी है आपने। मतलब ऐसा फ्री मार्केट कर दिया है कि कोई कॉर्पोरेट आए, इवन इंडियन आए या फॉरेनर कॉर्पोरेट आए। तो आप देखिए, देश की जितनी हमारी सीमाओं की सुरक्षा इंपॉर्टेंट है, उतनी खाद्य सुरक्षा भी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। अगर कॉर्पोरेट ने अपने गोडाउन में अनाज भर लिया और कहा भाई मैं तो इस रेट से कम नहीं बेचूंगा, तो एक गरीब से गरीब आदमी को 100 रुपए किलो गेहूं खरीदना पड़ सकता है। ये भविष्य में आने वाला है जी। तो इसलिए सरकार को इस पर कॉर्पोरेट को रेस्ट्रिक्ट करना ही चाहिए। नहीं तो अनुज जी मेरा सवाल आपसे है, अनुज जी, अनाज की सिक्योरिटी को मेंटेन करती है। अनुज जी मेरा सवाल आपसे है, अनुज जी मेरा सवाल आपसे है कि बार बार इस बात को कहा जा रहा है कि जब शरद पवार कृषि मंत्री थे तो उन्होंने ये कहा था कि नहीं, एपीएमसी एक्ट में संशोधन लाना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड करना चाहिए, ये सारी बातें थी और रिफॉर्म्स की भी बात उन्होंने कही थी। तो आज क्या चीज बदल गई है आपके हिसाब से और सरकार को उस दिशा में काम करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो सरकार की नीयत में बहुत बड़ा खोट है। ये जब तक सरकार जो है गरीबों की, देश के किसानों की, देश के मजदूरों के विषय में नहीं सोचना आरंभ करेगी, तब तक सरकार पर कोई विश्वास नहीं। ये सरकार ऐसी सरकार है जो केवल और केवल अपने चहेते पूंजीपतियों की और सूट-बूट वालों की सरकार है। आज ये बात कर रहे हैं, इतना बढ़ चढ़ करके बता रहे हैं कि कृषि रिफॉर्म्स की बात करते हैं, कि किसानों को हाईटेक करने की बात करते हैं। मैं 2 आंकड़े पेश करना चाहता हूं नीलू जी, आपकी से जो है उसका जवाब दे दीजिए। हमारी सरकार के समय, जब यूपीए की सरकार थी, 2004 से लेकर के 2014 के बीच में लगातार कृषि की ग्रोथ जो है बढ़ती जा रही थी साल दर साल। और जिस समय 2014 में मोदी जी की सरकार आई है, 2014 के आंकड़े मैं बताऊंगा आपको, उस समय कृषि ग्रोथ जो है 4.2 थी, 4.2%। और ये आते आते जब इन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया, किसानों की आय इन्होंने डबल करने की बात करी थी, किसानों के वोट सबसे ज्यादा इन्होंने लिए थे दोनों चुनाव में, 14 में, 19 में। लेकिन 2018 के जो सरकारी आंकड़े हैं, जो लोकसभा में कृषि मंत्री ने पेश किए हैं, वो 4.2 से जो है घट के 2.5% पर आ गई है कृषि ग्रोथ। बढ़ने के जगह बजाय इन्होंने कृषि ग्रोथ देश की आधी कर दी। तो ये बता दे कौन सी ये किसानों की हित की बात है? नहीं, एक चीज इन्होंने बढ़ाई है, हाँ, एक चीज इन्होंने जरूर बढ़ाई किसानों को, जो हमारी सरकार के समय में जो हम इंपोर्ट किया करते थे वो बहुत कम करते थे, कृषि इंपोर्ट, क्योंकि हमारी प्राथमिकता ये थी कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़े, कृषि एक्सपोर्ट बढ़े और इंपोर्ट हमें कम से कम लेना पड़े। हम लोग इंपोर्ट करते थे, केवल $18 मिलियन का इंपोर्ट हुआ है 2014 में, और ये सरकार ने उस 18 मिलियन को 2018 में आते आते जो है डबल कर दिया, $33 मिलियन कर दिया। नहीं, लेकिन खेमचंद जी, जो ये करनी में अंतर जी, आप कह रहे हैं कि ये कथनी और करनी में सरकार के फर्क है, लेकिन खेमचंद जी मुझे ये एक बात बताइए कि जो बार बार सरकार पे इस बात का आरोप लग रहा है कि आप जिन रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं उस पे बार बार सरकार की नीयत पे लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि आप प्रो रिफॉर्म्स हैं, बहुत अच्छी बात है, ये सबको पता है कि रिफॉर्म्स, सुधार लाना इस समय बहुत जरूरी है, लेकिन सुधार से एक ये भी इंप्रेशन है कि एग्रीकल्चर बेटर होगा, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट ज्यादा आएंगे, सहूलियतें ज्यादा मिल सकती हैं, लेकिन किसान की जो लाइवलीहुड है क्या वो सही दिशा में चल पाएगी? खासकर जो 86% छोटे और मझोले किसान हैं, उनकी जिंदगी का क्या होगा? वो बेचारा गरीब किसान इन कॉर्पोरेट से कैसे जूझेगा? आप आज इस बात के लिए चेक्स एंड बैलेंसेस पेपर पे क्यों नहीं दे पा रहे? ये एक बेसिक सवाल है समय, और 13 दिनों से हम आंदोलन देख रहे हैं, बल्कि 13 दिन नहीं, ये तो 3 महीनों से चल रहा है जब से ये बिल पारित हुआ है। देखिए, लाखों किसानों से प्राइवेट मंडियों में बेच के उनको फायदा हुआ और वो अपना वीडियो भी जारी कर रहे हैं, और जो सही नियत है उस पर किसानों को विश्वास है, आज मोदी जी पे विश्वास है, इसीलिए जो उनकी एस्पायरेशन है वो भी मोदी जी के सामने रख रहे हैं। कांग्रेस के राज में तो लाल गेहूं अमेरिका से इंपोर्ट करना पड़ता था, ये हालात थी। मोदी जी जो है लगातार किसानों को एम्पावरमेंट करना चाह रहे हैं, उनकी कॉस्ट भी कम कर रहे हैं, उनको सीधा सीधा पैसा भी दे रहे हैं, सस्ता लोन भी दे रहे हैं, वो उनकी जमीन की जांच भी करा रहे हैं, वो जो ऑर्गेनिक खेती करना चाहता है उसको सब्सिडी भी दे रहे हैं, उसको सपोर्ट भी देते हैं।
नहीं, लेकिन मुझे खेमचंद जी ये बताइए, कल की जो बातचीत होने वाली है इस समय, मेरी बात सुनिए, अभी अमित शाह, मैं देख रही हूँ ब्रेकिंग न्यूज कि अभी भी अमित शाह के साथ उन नेताओं की मीटिंग चल रही है, कल छठे दौर की भी बातचीत होनी है। क्या हम कल का दिन एक निर्णायक दिन के रूप में देख सकेंगे या कल भी आगे पीछे होती रहेंगी बातचीत? रहा है और कल उनकी जब सरकार से बातचीत होगी तो कंस्ट्रक्टिव रिजल्ट निकलेगा, जरूर अच्छा रिजल्ट निकलेगा। लेकिन जो फेल्ड पॉलिटिकल पार्टी हैं, जो सिर्फ लटकाना चाहती हैं, सिर्फ भटकाना चाहती हैं, सिर्फ कंफ्यूज करना चाहती हैं, सिर्फ झूठ बोलना चाहती हैं और किसान के कंधे पर रख के अपनी बंदूक चलाना चाहती हैं, वो ही सिर्फ हल्ला मचाएंगे। और उनके हल्ला मचाने से सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मचाती रहे। किसानों ने भी उनको रिजेक्ट कर दिया, किसानों ने भी उनको धुतकार दिया, देश ने भी बार बार अलग अलग इलेक्शन में, रिसेंटली बिहार में भी उनको धुतकारा है। आज उनको सीख लेनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव पाथ पे आना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव बात करनी चाहिए। चलिए मैं क्लोजिंग कमेंट्स लेती हूँ अनुज आत्रे से और वीके बंसल जी से। अनुज आत्रे, आपके क्लोजिंग कमेंट्स। बार बार ये आरोप लग रहा है कि आप लोग भड़का रहे हैं किसानों को, तो क्या ऐसी सिचुएशन हम नहीं देख सकते कि जब आप किसानों को समझाएं या रिफॉर्म्स के बारे में समझाएं कि जिस तरीके के रिफॉर्म्स आ रहे हैं उसमें क्या संशोधन हो सकता है, कैसे आपकी जिंदगी बेहतर हो सकती है, कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन में भी कांग्रेस चल सकती है इस समय? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग देश के किसान को इस समय जिस नियत से देख रहे हैं, जिस नजर से देख रहे हैं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। ये किसान को इतना नादान समझते हैं कि कोई भी उनको भड़का देगा और किसान भड़क जाएगा। यही वो लोग हैं जिन्होंने किसान को इस बार, देश के अन्नदाता किसान को जो है खालिस्तानी बोल दिया, आतंकवादी बोल दिया, पाकिस्तानी बोल दिया। हमने खालिस्तानी नहीं बोला। एक मिनट, अब मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है, प्लीज अनुज आप अपनी पूरी बात करिए, फिर मैं वीके बंसल के पास आऊंगी। एक मिनट जी, अनुज जी आप अपनी बात पूरी करिए। हाँ, हमारे सिखों के साथ कांग्रेस ने अत्याचार किया, भारतीय जनता पार्टी के साथ किया। हाँ अनुज जी आप बात पूरी करिए प्लीज अपनी। हाँ देखिए, मैं बहुत संक्षिप्त में अपनी बात खत्म करूंगा। सरकार को हमारा बार बार आग्रह है कि ये आंख मिचौली का खेल बंद करें, किसानों के साथ खेलना बंद करें, उनकी भावनाओं के साथ खेलना बंद करें, उनको धोखा देना बंद करें। सीधे सीधे एक उनकी मांग है। किसान ये कहते हैं कि जो कांग्रेस की सरकारों के समय में कानून बने हुए थे, जो एपीएमसी व्यवस्था बनी हुई थी, जो भी उनकी एमएसपी की व्यवस्था बनी थी, वो उनको स्वीकारे। ओके, तो उसको डिसमेंटल ना किया जाए, उसको डिसमेंटल ना किया जाए। आलोक बंसल जी, आपकी बात मुझे समझ में आई। आलोक बंसल जी, आप क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे को, किस तरह से देख रहे हैं अब ये, किस दिशा में जा रहा है ये पूरा किसान आंदोलन? आपको लगता है कि कोई बातचीत से इसका रास्ता निकल पाएगा? सरकार 2016 में नोटबंदी लेके आई जो फेल हो गई। 2017 में एक बड़ा सुहाना सपना दिखाया गया है जीएसटी लाने का। आज वो जीएसटी ऐसी बिगड़ी हालत में है कि व्यापारी परेशान है, इनकम टैक्स में चोरियां बढ़, जीएसटी की चोरियां बढ़ रही है, डिपार्टमेंट परेशान है। सरकार ने तीसरा सप्ताह दिखाया है कृषि बिल का। तो मुझे लगता है कि जो दो सरकार के एक्सपीरियंस खराब रहे हैं, शायद ये भी उसी दिशा में ना भटक जाए। तो इसलिए सरकार को स्टेक होल्डर से बात करके कानून बनाए तो उसकी सफलता सुनिश्चित होगी। ओके, तो स्टेक होल्डर से बातचीत करके अगर कानून बनेगा तो वो कानून सफल हो सकता है। जैसा कि रविशंकर प्रसाद जो केंद्रीय कानून मंत्री हैं, कल उन्होंने कहा कि इस कानून, ये तीनों जो कानून है कृषि कानून, उसको लाने के पहले 92 लाख कंसल्टेशन सरकार ने किए थे, लेकिन इसके बावजूद एक इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया है। बातचीत का दौर जारी है, कल छठा राउंड है बातचीत का। अभी भी अमित शाह की मीटिंग, जो गृह मंत्री हैं उनकी मीटिंग 13 किसान नेताओं से चल रही है, जिसमें किसान नेताओं को 3 समूहों में बांटा गया है। अब आज की बातचीत अभी भी चल रही है, इसलिए मैं आपको नहीं बता पाऊंगी कि उसके आउटकम्स क्या हैं, लेकिन कल सारी नजरें गड़ी होंगी कल की बातचीत पर कि कल की बातचीत से क्या कुछ निकल के आता है। लेकिन सरकार की अगर मैं कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी की बात करूं तो पहले हमने किसी भी केंद्रीय मंत्री को यह नहीं देखा था कि बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर आए और कृषि कानून के बारे में बात करें। लेकिन जब यह आंदोलन और उग्र हो गया और प्रबल हो गया तो अब सारे मंत्री कैमरे पर आकर और लोगों को कन्विंस कर रहे हैं, किसानों से बातचीत भी कर रहे हैं। तो हो सकता है लोगों के मन में ये बात आ रही है कि अगर ये बातचीत का सिलसिला और मीडिया से बातचीत का जो सिलसिला थोड़ा और पहले शुरू हुआ होता तो शायद इतना बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा होता। लेकिन पॉजिटिवली सोचना चाहिए, सकारात्मक सोच रखते हुए मैं अभी भी कहूंगी
कि रिफॉर्म्स एक अच्छा कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि जो पुराने एंटिक्वेटेड लॉज हैं उनको खत्म करना पड़ेगा, तभी रिफॉर्म्स होंगे, और देश को एक नया भारत अगर बनाना है तो रिफॉर्म्स की जरूरत है। लेकिन रिफॉर्म्स के साथ साथ जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे किसी भी सेक्टर में रिफॉर्म्स की आप बात करें, तो उनके चेक्स एंड बैलेंसेस पर सरकार को एक क्लैरिटी लानी होगी, जो कि क्लैरिटी अभी तक बहुत ज्यादा नहीं हो पाई है। तो कल की बहस से क्या कुछ निकलता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। खेमचंद शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनुज आत्रे, आलोक वर्मा, वीके बंसल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सारे दर्शकों से मेरा यही अनुरोध है कि आपको कैसी लगी ये बहस, इसके बारे में जरूर लिखिएगा, फीडबैक दीजिएगा फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे। कल रात फिर से मैं आपसे मुलाकात करूंगी 9:30 बजे, नीलू व्यास ऑन द प्राइम टाइम। थैंक यू सो मच।